साथियों, देखने वाली बात ये है कि जो 18वीं सदी है या 19वीं सदी की ओर बढ़ता हुआ जो भारत है वो कैसा है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 25 करोड़ के आसपास उस समय आबादी है और बहुत सारी चीज़ें जो आज हैं वो सब नहीं है। मतलब शहर बहुत कम हैं, गांव की संख्या ज़्यादा है और जो है कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटिश राज है, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है वो लगातार जो है कि गाँवों की ओर, जो रिमोट एरियाज है उधर वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जब ब्रिटिश सरकार जंगल की ओर बढ़ती है और गाँव की ओर बढ़ती है तो जो एक ऑटोनॉमी है, जो जंगल की जो अपनी एक रवायत है, गाँव की जो रवायत है वो टूटने लगती है। नए तरह के लोग दाखिल होते हैं उन समाज में, पुलिस, थाना, है ना, उसके बाद नए तरह के ऑफिसर, नए तरह के कानून। एक हम देखेंगे कि ये जो 1850, 60, 70 के आसपास का जो समय है वो एक विचित्र किस्म का समय है और उस समय जिस तरह के बदलाव इस मुल्क में हो रहा होता है वैसा और उतना स्पॉन्टेनियस, उतना ज़्यादा, उतनी तीव्र गति से बदलाव नहीं हुआ था। इवन कि देखिए, बुद्ध का भी समय जो है, बुद्ध का भी जो काल है उसको पूरा स्पॉन होने में, पूरा विकसित होने में, फुल फ्लाइज होने में लगभग 1700 साल लग गए थे। मतलब कि 5वीं या 6वीं BC से लेकर के आप देख लीजिए कि बृहदत्त तक का जो पूरा समय है या फिर पाल वंश तक जो है एक बड़ा लंबा समय है उसको जो है कि विकसित होने में। लेकिन अभी जब अंग्रेज आ गए और अंग्रेज़ों के साथ साथ कुछ और लोग भी आ गए, ख़ास तौर से वे लोग जो व्यापारिक माइंडसेट के लोग थे, जो ज़मीन को लेकर के, व्यापार को लेकर के और लूट को लेकर के काफ़ी सतर्क थे, सचेत थे और उसमें बहुत यकीन करने वाले लोग थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ यानी ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के उन तमाम इलाकों में जो है कि फैलने का कार्य किया, तमाम इलाकों में फैलते चले गए। तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो है कि जो गांव देहात जंगल का जो आदमी था वो मूलतः आदिवासी ही था, बड़ी संख्या आदिवासियों की ही थी, लेकिन उनके सामने दो तरह के दुश्मन थे। एक तो वो जो कि ब्रिटिश हुकूमत के लोग थे और दूसरे वे जो ब्रिटिश हुकूमत के मार्फत, उनके माध्यम से वहाँ पर जाकर के स्थापित हो रहे थे और जो भूख ज़मीन की है, संसाधनों की है, उसकी बहुत ज़्यादा उनमें थी और वो जो है कि लूटने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों चीज़ों से, और तीसरी चीज़ जो है कि मिशनरी जो है वो भी। तो मतलब आप देखिए कि बिरसा के पहले जो आंदोलन हुए हैं और बिरसा जिस आंदोलन के अग्रता बनते हैं और जो उपनिवेश है वो वो मल्टी लेयर जो है कि कॉलोनियल सिस्टम है, वह उस उपनिवेश के कई स्तर हैं। एक तो आंतरिक उपनिवेश है जिसमें कि देसी लोग ही शामिल हैं और दूसरा जो है वो अंग्रेज़ों का अपना है। उन दोनों से मुकाबला करना होता है। मुझे लगता है कि जब इतिहास पर कहीं बात होगी या इतिहास जब लिखा जाता है तो आदिवासी समाज का इतिहास लिखने के लिए फिर ये भी एक रवायत पैदा करनी पड़ेगी कि हम जो आंतरिक जो दुश्मन हैं उनको क्या कहें, यानी कि एक टर्म के रूप में, एक परिभाषिक शब्द के रूप में उनको क्या कहा जाए, उनको कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। जैसे कि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो इलाहाबाद में बड़ा आसान है कह देना कि अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ। तो वहाँ पर तो दुश्मन बड़ा साफ है कि भाई ये अंग्रेज ही हैं। लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं, बस्तर का जो इलाका है, झारखंड का जो इलाका है और जो दूसरे जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर 2-3 तरह के दुश्मन हैं। जो मिशनरी है वो कल्चर पर हमला कर रही है, एक कल्चरल हेजेमनी स्थापित हो रही है, वो भी बचाना है। और जो अंग्रेज सरकार है उसको दुनिया के तमाम इलाकों में जो है अपने उपनिवेश को बढ़ाना है, बचाना है, बढ़ाना है। उसे जो है कि लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, अभ्रक चाहिए, आदमी चाहिए।
उसे गुलाम चाहिए। तो इसकी पूर्ति जो है वो इन इलाकों से करते हैं। यानी कि मनुष्य को भी संसाधन के रूप में देखने की जो मुझे लगता है कि मनुष्य को संसाधन के रूप में देखने की कोशिश जो है वह उसी समय से होती है। और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे कहा जाता है कि मनुष्य एक संसाधन है। तो ये जो विचार है एक उपनिवेशी विचार है। तो एक तो ये है, इससे भी लड़ना था जो है कि जो हमारे समाज के लोग थे, जो आदिवासी समाज के लोग थे, इससे भी उनको लड़ना था। दूसरा ये था कि जो एक सांस्कृतिक अपहरण की अभिक्रिया जो चल रही है उसका सामना कैसे किया जाए, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीफ सिस्टम पर जो आक्रमण हो रहा है उससे भी निपटना था। और फिर तीसरा कि ये जो लुटेरे थे, जो देशज लुटेरे थे, उनसे मुकाबला कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि तीन ऐसे विचार हैं जिनको शामिल करके ही जो है कि इतिहास की कोई किताब, आदिवासी संघर्ष की कोई किताब जो है, अगर सदी का जो इलाका है उस इलाके को समझने की पहली कोशिश अगर करनी है तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, इन पे काम करना पड़ेगा। हमें महाजनों की शिनाख्त करनी पड़ेगी कि महाजन लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। उसके साथ साथ हमें जो बनाए जा रहे हैं धर्म के केंद्र बनाए जा रहे हैं, परिवर्तन के जो केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और फिर नियम और कायदे। अब देखिए कि 18वीं सदी के में और अंग्रेज़ों के आने के बाद, ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद और 57 में जब विक्टोरिया के हवाले भारत हो जाता है, तब फिर जो कि नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, हाउ टू रेगुलेट, हाउ टू कंट्रोल इंडियन पीपल। और जो बनाए जाते हैं वो कायदे जो है कि मनुष्य को, खासतौर से भारत के का जो मनुष्य है उसको बहुत अलग तरह से प्रभावित करते हैं। ये जो संहिताएं हैं, मुझे लगता है कि जब आदिवासी समाज का अध्ययन करना होगा और अगर उलगुलान की जो क्रियाविधि है उसका भी अगर अध्ययन करना होगा तो हमें उन संहिताओं को भी देखना चाहिए जो संहिताएं उस समय आकार ले रही थी। उन संहिताओं के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि आखिर बस्तर में या फिर झारखंड के आदिवासी इलाकों में इतना प्रचंड विरोध, इतना निरंतर विरोध क्यों हो पा रहा है। उसके बाद जो है कि कई चीज़ें जैसे कि सेना आती है। अभी तक तो अगर आप मराठा सेना का ही अध्ययन करें, मराठों के सेना का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि वो बड़े परमानेंट सैनिक नहीं हुआ करते थे। एक खास अवसर पर उनको लाया जाता था, एक उनकी टुकड़ी होती थी जो परमानेंट उनके साथ रहती थी। लेकिन जैसे जैसे नए असाइनमेंट आते थे, नए इलाकों को जीतने का जैसे असाइनमेंट आता था, तो नए लोग भर्ती होते थे। उसके बाद वो लूट उठ करके और फिर उसमें हो करके फिर वो उनका शेयर बढ़ जाता था और चले जाते थे। लेकिन ब्रिटिशों ने बहुत कंक्रीट तरीके से एक फौज सिस्टम स्थापित की, बहुत कंक्रीट तरीके से थाने जो है, पुलिस स्टेशन स्थापित किए, बहुत ही जो है कि ठोस तरीके से प्रशासन का निर्माण किया। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो है, आप देखेंगे कि उलगुलान के पहले के जो आंदोलन है और फिर उलगुलान के पीछे भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आदिवासियों को आशंकित करती हैं और भरोसा नहीं दे पाती हैं। और जब ऐसा होता है, आशंका पैदा होता, आशंका अगर है, भरोसा का भाव है, तो ऐसी जो विश्वास प्रणाली है, ऐसा जो बिलीफ सिस्टम है, ये बड़ा फर्टाइल होता है विरोध करने के लिए, क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। ये किसी भी समाज में अगर भरोसे की कमी होगी, आशंकाएं बढ़ेंगी, तो फिर आंदोलन होगा। और वही हुआ, छोटा नागपुर के इलाके में वही हुआ। अब आप देखिए कि केवल यही नहीं, इन सब सारी चीज़ों को स्थापित होने से एक चीज़ और होता है कि एक ट्राइबल डायस्पोरा भी सामने आता है। ट्राइबल डायस्पोरा का मतलब आप देख लें, अंडमान निकोबार को देख लें, टी ट्राइब की बात अभी चल रही थी। तो ये जो ट्राइबल डायस्पोरा है, अब इसको क्या कहा जाए, ये भी बड़ा एक विचित्र किस्म का डायस्पोरा है। एक
एक डायस्पोरा जो है वह आंतरिक ट्राइबल डायस्पोरा है, यानी कि भारत के लोग जो है वह भारत के ही दूसरे इलाके में रहते हैं और बड़े जो है कि अपहचाने से वहाँ पर देखे जाते हैं। ख़ासतौर से अगर अंडमान निकोबार को पूरा बसाने में झारखंड के आदिवासियों का योगदान है, लेकिन उनको नागरिक अधिकार कितना मिल पाया है। टी ट्राइब को देख लिया जाए, मुझे तो लगता है कि ये जो इंटरनल डायस्पोरा है उसकी स्थिति आउटर डायस्पोरा से ज़्यादा खराब है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्राइब। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो जब आप देखिए, आप जब इतिहास से गुजरेंगे और उलगुलान की ही गाथाओं को अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी और आपको जो है कि ऐसे उपकरण को विकसित करने पड़ेंगे। हमें ऐसे उपकरण को ईजाद करना पड़ेगा कि इनको कैसे देखा जाए, वो लेंस विकसित करना पड़ेगा कैसे देखा जाए, ताकि ये सारे जो कण हैं वो देखे जा सके, उनका चरित्र जो है कि लिखा जा सके। साथियों, कई सारी चीज़ें हैं। झारखंड जो है कि एक जैसे होता है ना कि साइंस में कहा जाता है कि साइंस में एक होता है कि कल्चर मीडियम, एक होता है कल्चर मीडियम, कि आप अगर बैक्टीरिया को ले लिए, बैक्टीरिया को एक प्रॉपर कल्चर मीडियम विकसित दे दिया, तो उसके बाद आप उसको स्लाइड पर रख करके, मुझे लग रहा है कुछ इशारा कर रहे हैं आप, उसको स्लाइड पर रख करके आप देख सकते हैं कि वो विकसित कैसे हो रहा है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज विकसित कैसे हो रही है। तो ये सब वो टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप आंदोलन के कॉलोनी को देख सकते हैं कि जो आंदोलन वो कैसे विकसित हो रहा है। देखिए, जब ऐसे होता है ना कि जब आपको बहुत एक बात करनी पड़ती है ना, आप कुछ कहना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल समय की क्राइसिस होती है, तब फिर आप बहुत ठीक से कह नहीं पाते। तो मैं जो है कि जो सजेशंस हैं उधर आता हूँ, क्योंकि वही पढ़ देता हूँ। हालांकि मेरे पास मैं बहुत सोच के आया हुआ था कि बहुत सारी बातें होंगी, और अभी तो मैं सिर्फ वही सब बता रहा था कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। बिरसा की तो कोई बात ही नहीं चली, लेकिन इशारे जो है बहुत ख़राब आ रहे हैं, तो मैं कुछ बात आपसे रखना चाहता हूँ, कुछ वो चीज़ें जो करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि भारत सहित दुनिया, खासकर दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाने और उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए जो उपनिवेशी कानून बने, उनको आर्काइव में जाकर देखा जाए। ऐसे जो सेमिनार होते हैं, ऐसे सेमिनार में ख़ास तौर से उन संहिताओं को भी लाया जाए सामने, जिन संहिताओं के माध्यम से दुनिया के तमाम आदिवासियों को गुलाम बनाया गया, और उनको प्रस्तुत किया जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए जाएं। उससे कुछ ठोस काम हो सकता है और किसी भी संगोष्ठी की सार्थकता उससे निर्मित हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि कानून और राज के बीच जो इंसान का जो वजूद है, जो संघर्ष है, जो विरोध है, वो जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उनकी कुछ झलकियाँ, वो भारत की हों या विदेश की हों, उनको भी प्रस्तुत किया जाए। इससे क्या होगा कि एक जो ग्लोबल ट्राइबल कंसर्न है वो जो है कि आप दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, या उसकी कुछ रवायत आपके सामने आ पाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिरसा एक ऐसा मनुष्य है जो प्रोफेट के रूप में देखा जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको प्रोफेट के रूप में देखिए, आप उनको भगवान के रूप में देखिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि या ये ज़रूर मतलब आशा रखा जाना चाहिए कि बिरसा जिन जिन जगहों से जुड़े हुए थे, जैसे डोम्बारी बुरू हो गया, या फिर सिम्बुआ बुरू हो गया, या फिर उला हातू हो गया, वहाँ के जो कुछ लोग हैं, वहाँ के जो जननायक हैं, जनगायक हैं, किसी भी संगोष्ठी में वहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाया जाए। मुझे लगता है कि अगर डोम्बारी बुरू का कोई एक बंदा आता, उला हातू का कोई एक बंदा आता, अगर वह कोई बात अपनी रखता, गीत के माध्यम से कोई जो है कि उसका उन गीतों का अगर हिंदी में अनुवाद कर देता, तो उसके माध्यम से वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। और हम जैसे जो एकेडमिक लोग हैं, जो कापी कलम और दवात वाले लोग हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होता हो। तो ये भी मुझे लगता है कि शामिल करना चाहिए। बार बार बिरसाइयत की बात होती है, तो
ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आप आदिवासी जो है कि विषय पर कोई सेमिनार कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, तो और बिरसा उसमें एक बड़ी शख्सियत के रूप में सामने आते हैं, तो किसी बिरसाइयत को बुला लीजिए, थोड़ा उससे बात कर लीजिए कि वो इतना मेगा जो लोकवृत्त है, एक बृहत जो धार्मिक लोकवृत्त है भारत में, उस महालोकवृत्त में कैसा महसूस करता है। ये भी एक बात सामने आती तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके साथ बिरसा का जो पूरा परिवार है, बिरसा आंदोलन के जो लोग हैं, उनके परिवार की कोई न कोई पीढ़ी हमारे सामने है। और ये तो केवल यहाँ नहीं, कहीं भी अगर आदिवासी विषय पर सेमिनार हो तो जिस भी इलाके में हो, वहाँ के जैसे कि जो जननायक है उसके परिवार के सदस्यों को लाया जाए, सुना जाए कि उसकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उसकी जो है कि स्वास्थ्य की समस्या क्या है, रोजगार बेरोजगार जो इस तरह की जो अभिक्रियाएँ हैं उसको कितना वो उसका कितना सामना कर रहा है। मतलब ये है कि वो जो परिवार, अच्छा बिरसा मुंडा ऐसा जननायक, पहला जननायक जिसकी तस्वीर संसद भवन में लगाई गई है ना, तो उसके परिवार के लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, ये दास्तान हमारे सामने आनी चाहिए। ऐसे वास्तविक जो लोग हैं वो अगर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर बात होगी, उनके दुखों का वृत्तांत सुना जाए। साथ ही साथ उलगुलान के नायक जो है उनके परिवार से किसी न किसी को बुलाया जाए। इससे एक विरासत, एक दुख की विरासत, एक वास्तविक विरासत हमारे सामने। अब जब तक हम अपने, बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, तो जब तक हम दुखों को जानेंगे नहीं है ना, तो कारण कैसे ढूंढेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर विचार किया जाएगा, ये बहुत वास्तविक चीज़ें हैं, इससे वाबस्ता होना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा, तब जो है कि हम कुछ ठोस सेमिनार जो होता है, जैसे इसको तो मैं बहुत पवित्र काम मानता हूँ भाई। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो 8 महीने जो है कि यात्रा करते थे, 4 महीने जो है कि विचार करते थे, 4 महीने बिल्कुल चर्निंग करते थे, विचार विमर्श हुआ करता था। तो वैसे ही सेमिनार होते हैं, इसमें चर्निंग हो, वास्तविक समस्याओं से परिचित हुआ जाए, उनको जाना जाए, और कुछ सेमिनार के बाद कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आने चाहिए कि भाई इसका क्या निष्कर्ष है। जब अगली बार आप सेमिनार करें तो जो निष्कर्ष है, जो प्रश्न है, उनको शामिल करके फिर अगली पृष्ठभूमि तैयार की जाए। तो मुझे यही सब बातें करनी थी, हालांकि यही सब बातें नहीं, इससे बहुत ज़्यादा बात करनी थी, लेकिन चूँकि समय का अभाव है और आई वॉन्ट टू लिसन महादेव दादा, तो अब उनको सुना जाएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का आभार, जो है कि अभय सर का बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो है कि इतने इत्मीनान से सुना, आप सभी लोगों को साधुवाद। जोहार।